नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो और या शिवसेना हो, सब अलग अलग तरीके से अपनी सहयोगी, ममता बनर्जी को तो छोड़ दीजिए, पर शिवसेना और शरद पवार, इन दोनों की सहयोगी है कांग्रेस महाराष्ट्र में। पर शरद पवार क्या कह रहे हैं कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ममता बनर्जी के साथ सहयोग कर सकते हैं। शिवसेना वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है 50 से 100 सीटों पर। और किसके साथ? पर्दे के पीछे से अखिलेश यादव के साथ बातचीत चल रही थी। शायद सिरे नहीं चढ़ रही है। अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा है कि यहाँ कोई किस्सा नहीं है शिवसेना का, लेकिन संजय राउत हैं, ये बात मानने को तैयार नहीं है। संजय राउत बोलते हैं कि हम तो बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, अब ना तो हमें ये कभी कहीं दिखाई दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में ये कहाँ काम कर रहे थे। अगर आपकी स्मृति में कुछ आ रहा हो कि संजय राउत या उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी का कोई और नेता उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई दिया हो आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और बड़े लंबे समय से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। अयोध्या जरूर आए थे, और अयोध्या भी क्यों आए थे? सिर्फ इसलिए कि ये सवाल खड़े हो गए थे जब इन्होंने शरद पवार और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर के सरकार बनाई थी कि क्या हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया है शिवसेना ने। तो ये दिखाने के लिए कि नहीं, हम तो अभी भी राम जी के भक्त हैं, राम जी के अनुयायी हैं, इसलिए अयोध्या में दर्शन करने के लिए ज़रूर पहुंच गए थे। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहाँ क्या काम किया है, ये तो बताने के लिए उनके पास कोई रिकॉर्ड होगा नहीं, कोई फोटोग्राफ होगा नहीं, कोई वीडियो होगा नहीं कि कहाँ इन्होंने आकर के जनता के सवाल उठाए हैं या संघर्ष किया है। पर जब चुनाव का मौसम आता है तब ये सोच करके कि भारतीय जनता पार्टी के या दूसरे दलों के जिन अभ्यर्थियों को टिकट नहीं मिलेगा वो फिर कोई छतरी ढूंढेंगे, लिहाजा ये अपनी छतरी खोल करके खड़े हो जाते हैं कि हमारी छतरी के नीचे आ जाओ। ये वैसे ही दल हैं। शरद पवार ने भी अभी हाल में ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, इससे साफ है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। यानी अगर चुनावी मौसम में जिनके टिकट कटने वाले हैं, जिनको टिकट नहीं मिलने वाले हैं, वो पाला बदल रहे हैं और दूसरे दल में जा रहे हैं, तो शरद पवार, जिनका 5 दशक का राजनीतिक अनुभव बताया जा रहा है और है भी जैसा भी है, वो कह रहे हैं कि जनता बदलाव चाह रही है। कोई मंत्री इस्तीफा देकर के दूसरी पार्टी से टिकट चाहता है, कोई विधायक अगर ऐसा चाह रहा है, पार्टी छोड़ रहा है, और ये पार्टी छोड़ने का सिलसिला केवल भारतीय जनता पार्टी का ही हो ऐसा तो नहीं है। समाजवादी पार्टी के भी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के भी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के 2 एमएलए ने अभी सहारनपुर से जो चुन करके आए थे 2017 में, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी। तो कहने का आशय ये है कि ये लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह का एक पानी में से बुलबुला जैसे निकलता है और फूट जाता है कुछ समय के बाद ही, वैसे ही इनके बयान हैं जो मौके को देख करके दागे जा रहे हैं
और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होते हुए दिखाई दे रहा है और पब्लिक का जो मूड है वो बदलाव का है। पब्लिक का मूड है कि नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन ये ज़रूर मौका परस्ती में अपने कुछ कैंडिडेट उतारने की सोच रहे हैं। एनसीपी का एक कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के सहयोग से कल घोषित भी हो गया, अनाउंस भी हो गया। बुलंदशहर जिले की अनूप शहर सीट से के शर्मा लड़ेंगे, ऐसा कल ऐलान हुआ। शरद पवार ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करने के लिए। शिवसेना कहती है कि हम 50 से 100 कैंडिडेट उतारेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन दोनों ने ये बयान नहीं दिया कि महाराष्ट्र में जो हमारी सहयोगी है यानी कांग्रेस पार्टी, हम उसके हाथ मजबूत करेंगे या उसके साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास करेंगे। नहीं, एक कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत करूंगा, कांग्रेस के नहीं। जो प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर के पसीना बहा रही हैं पिछले कुछ महीनों से, ये लोग उन प्रियंका गांधी वाड्रा के सहयोग के लिए या राहुल गांधी के सहयोग के लिए या सोनिया गांधी को सहयोग करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए या कांग्रेस के जरिए भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि या तो समाजवादी पार्टी का सहयोग करने के लिए आ रहे हैं या इंडिपेंडेंटली 50 या 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में इनको भी पता है कि कांग्रेस की हालत क्या है। 2022 में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, 2017 में वो 7 सीटों पर सिमट करके रह गई और इस बीच 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था अमेठी में, राहुल गांधी भी हार गए। अभी उनके जो सिटिंग एमएलए हैं, रायबरेली की ही बात करें जहां सोनिया गांधी चुन करके आई हैं, वहां से अदिति सिंह भी चली गई, राकेश प्रताप सिंह भी चले गए और सहारनपुर से 2 एमएलए चुन करके आए थे, दोनों अब दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। और जो इमरान मसूद, वो बोटी बोटी वाले इमरान मसूद जो प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बेहयाईपूर्ण बयानबाजी कर रहे थे, वो भी अब अखिलेश यादव के पास चले गए, वो भी कांग्रेस में नहीं बचे हैं। तो कांग्रेस को ना तो उनके एमएलए सीरियसली ले रहे हैं, ना उनके सहयोगी उनको गंभीरता से लेने को तैयार हैं। और कैसा विपक्षी गठबंधन या महागठबंधन है जो 2024 के लिए पींगे बढ़ा रहे थे, दावे कर रहे थे कि हम 2024 में प्रधानमंत्री पद के तीसरी बार दावेदार बनने वाले नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकेंगे, वो भी एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं 2022 के इस इलेक्शन में। संजय राउत का अभी 3 दिन पहले सामना में एक संपादकीय आया, उसमें ममता बनर्जी पर अटैक किए गए और क्या कह करके किए गए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अगर गोवा में आई हैं तो उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है, अगर एक नज़र उस पर डालें तो आपकी समझ में आएगा कि ममता बनर्जी जो पिछले दिनों मुंबई पहुंची थी शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए, उद्धव ठाकरे तो नहीं मिले उनसे, ऑपरेशन वगैरह उनका हुआ था और ऑपरेशन के बाद वो विश्राम कर रहे थे, तो उन्होंने बहाना कर दिया कि मैं तो इस स्थिति में नहीं मिल पाऊंगा। तो उन्होंने अपने पुत्र आदित्य ठाकरे और इन्हीं संजय राउत को भेजा था ममता बनर्जी से मिलने के लिए।
उसके अगले दिन ममता बनर्जी शरद पवार से मिली थी। फिर शरद पवार उनके बगल में खड़े थे, तब उन्होंने यूपीए के अस्तित्व पर और कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर अटैक किए थे, और शरद पवार खामोशी से खड़े हुए थे, क्योंकि खुद शरद पवार भी तो कांग्रेस पर अटैक कर चुके हैं ना अतीत में। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हालत उस पुराने जमींदार जैसी हो गई है जिसकी हवेली जर्जर अवस्था में पहुंच गई है, और वो जमींदार जिसकी ज़मीन छिन गई है उस हवेली का रखरखाव करने में भी नाकाम है, और ये स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है। कांग्रेस को ये स्वीकार कर लेना चाहिए। ये शरद पवार के बोल थे। तो मैं बात कर रहा था गोवा की, मैं बात कर रहा था ममता बनर्जी के गोवा के अभियान की, और मैं बात कर रहा था संजय राउत के संपादकीय लेख की। उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी जो गोवा में आकर के ताकत लगा रही हैं, पैसा लगा रही हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये दोनों मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे का जम करके इस्तेमाल कर रही हैं। इन्होंने लिखा इस कॉलम में कि गोवा में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचना चाहिए। ऐसी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाली तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी उसी कांग्रेस विरोधी रुख का समर्थन कर रही हैं। आखिर में इसका लाभ किसको होगा? गोवा के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 17 विधायक थे, लेकिन अब 2 रह गए हैं। कांग्रेस का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है, लेकिन आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसे बाहरी राजनीतिक दल उनकी मदद करने के लिए कांग्रेस की राह में रोड़े अटका रहे हैं। गोवा में दोनों पार्टियों की नज़र ईसाई वोटों पर है, लेकिन ये समुदाय कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के कुछ बागी अब पुरानी पार्टी में वापस आ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि भाजपा में टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसे गद्दारों से दूरी बनाने का फैसला किया है, और इन्होंने इस संपादकीय लेख में आगे लिखा है कि टीएमसी द्वारा खर्च किए बेहिसाब पैसों को लेकर के भी सवाल उठा। उन्होंने दावा किया कि इसका स्रोत कहीं और है। पिछले 10 वर्षों में ये पार्टी गोवा पर शासन कर रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कभी भी बहुमत हासिल नहीं कर सकी। ये केवल चुनाव के बाद अन्य दलों के विधायकों को खरीदने में लिप्त रही है। ऐसे में मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार भी सत्ताधारी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन टीएमसी की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगी। तो राम कदम है मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के पावरफुल एमएलए, उन्होंने इनके इस कॉलम पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और उन्होंने कहा है कि शिवसेना को गोवा की और भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। आत्ममंथन इस बात के लिए करना चाहिए कि शिवसेना जिस भी राज्य में चुनाव लड़ी उसमें एक भी सीट उसे क्यों नहीं मिली। और दिलचस्प बात यह है कि संजय राउत आम आदमी पार्टी को और टीएमसी को तो गोवा में बाहरी बता रहे हैं, लेकिन खुद जब ये दावा कर रहे हैं कि हम 50 से 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तब अपने मुंह पर हाथ नहीं फेर रहे हैं। इनके लिए उत्तर प्रदेश अपना घर कैसे हो सकता है? जो उद्धव ठाकरे या जो बाला साहब ठाकरे कभी महाराष्ट्र की सीमाएं नहीं लांघे, उत्तर प्रदेश को तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के आसपास के जो राज्य हैं उनकी राजनीति भी नहीं की, और उनको भी अगर हम छोड़ दें तो पूरे महाराष्ट्र में क्या कभी शिवसेना का ये विस्तार कर पाए? जितने चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा के, लोकसभा के,
वहाँ शिवसेना क्या कभी पूरे महाराष्ट्र की पार्टी बन पाई? लेकिन जब दूसरे राज्यों में चुनाव आते हैं तो अपनी मुखालिफ पार्टियों के खिलाफ इनको बयानबाजी करनी होती है, कॉलर खड़े करके ये दिखाना होता है। लेकिन अपनी ही सहयोगी कांग्रेस के प्रति इनका क्या रवैया है, जरा यही आत्ममंथन कर लें। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हाथ मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं शिवसेना और शरद पवार? यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ गलबहियाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि शायद इनके साथ खड़े होने से अखिलेश यादव को बड़ी मजबूती मिल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ा कमज़ोर कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।